नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज अपने बात करेंगे एन शेप की जो बची हुई आगे की क्लास है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा एन शेप के सिद्धांत। चलिए साथियों, तो आज रहेगा सबसे पहले NCF 2005 के सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे बात रहेगी कि शिक्षा को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। उसके बाद 2 नंबर पे आपका रहेगा शिक्षा को रटंत प्रणाली से दूर रखना। 3 नंबर पे रहेगा जो शिक्षा है, शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, बल्कि उसे बालक का चहुमुखी विकास करना चाहिए। उसे बालक का चहुमुखी विकास करना चाहिए। चलिए साथियों, ये है आपके एनसीएफ 2005 के सिद्धांत, जिसमें क्या बताया गया। सबसे पहला सिद्धांत कि शिक्षा को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब ये नहीं कि बालक को विद्यालय के अंदर ही जो शिक्षा मिल रही है वही पर्याप्त है। उसको बाहरी परिवेश से जोड़ो, उसके दैनिक जीवन से जोड़ो कि वो अपनी इस शिक्षा का जो है वो अपने दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग कर सकता है। जैसे अगर बच्चे को गणित पढ़ाया जा रहा है तो गणित केवल वही नहीं है जो आप किताबों में पढ़ा रहे हो। गणित क्या है कि वह अपनी दैनिक जीवन की समस्याएं कैसे सॉल्व कर सकता है, कैसे वो अपने व्यवसाय में इसको उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से जो है वो गुणा भाग जोड़ घटाव का उपयोग है वो अपनी दैनिक गतिविधियां संचालित करने में उनका उपयोग करता है। तो वो सब इसमें आ जाएगा कि विद्यालय से बाहरी जीवन से भी उस ज्ञान को है आप जोड़ोगे। उसके बाद देखिए शिक्षा को रटंत प्रणाली से दूर। शिक्षा को रटंत प्रणाली से दूर का मतलब ये रहेगा कि आप बालक को पाठ्य पुस्तक केंद्रित करके उस पे जो ज्ञान है उसको बार बार रटाए जा रहे हो। शिक्षा का महत्व ये नहीं होता। मतलब उसका जो है वो महत्व ये है कि उसकी अंदर समझ कितनी विकसित हुई है, तार्किकता कितनी है। ये नहीं है कि जो नियम बस गुरुजी ने बता दिए बस वो वही रहेगा। उस पे बच्चा अपना तर्क कैसे कर रहा है, या जो है वो अपने हिसाब से वो उस पे कैसे सोच सकता है, कैसे उसको समझ सकता है कि बिल्कुल हाँ ऐसा इस प्रकार से होता है। वो ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ किताब में लिखा है तो ऐसा होता है। वो वैज्ञानिक ढंग से सोचे कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सिद्धांत कि शिक्षा को पाठ्य पुस्तक केंद्रित न बनाया जाए, बल्कि उसको ऐसा होना चाहिए कि बालक का चहुमुखी विकास किया जा सके। वही बात कि किताब में लिखा हुआ ज्ञान है उसी से उसको जो है वो ना जोड़ा जाए, बल्कि उसको तो उसका चहुमुखी विकास का मतलब क्या है कि हर प्रकार का विकास, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तमाम तरह का विकास है। उसमें तार्किक क्षमता आनी चाहिए, उसमें वैज्ञानिक सोच आनी चाहिए और उसमें जो है वो पूरे परिवेश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, उसके चहुमुखी विकास में आ जाएगा। चहुमुखी विकास के अंदर उसकी खेल गतिविधियां भी आ जाएगी, शारीरिक क्रियाकलाप भी आ जाएंगे और जो है वो मानसिक तर्क शक्ति तमाम है वो जिज्ञासा प्रवृत्ति वो सारी उसके अंदर शामिल की जाएगी। उसके बाद देखिए साथियों, एनसीएफ 2005 की विशेषता क्या रहेगी, तो वो अपने शुरू करते हैं अगले टॉपिक के रूप में। अब देखिए साथियों, एनसीएफ 2005 की जो विशेषताएं हैं, मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि शिक्षा को बिना बोझ के संचालित किया जाए। इनका जो एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य भी क्या रहेगा कि शिक्षा बिना बोझ के। तो शिक्षा को बिना बोझ के संचालित कर रहे हैं, ये इसकी 1 नंबर विशेषता और मुख्य विशेषता रहेगी। शिक्षा को बिना बोझ के संचालित करना। उसके बाद 2 नंबर पे क्या रहेगी विशेषता, तो समय पर पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलाव। पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलाव। उसके बाद देखिए जो एनसीएफ 2005 है उसका क्या मानना है कि यदि बालक फेल होता है तो विद्यालय की असफलता को दर्शाता है। ये क्या मानता है कि यदि बालक फेल तो विद्यालय की असफलता। यदि कोई बालक फेल होता है तो वो विद्यालय की असफलता को प्रकट करता है। उसके बाद देखिए
जो एनसीएफ 2005 है उसने अध्यापक की भूमिका जो है वो सुविधा दाता और उत्प्रेरक की मानी है। अध्यापक की भूमिका कैसी रहेगी? अध्यापक की भूमिका रहेगी सुविधा दाता व उत्प्रेरक। क्या होता है सुविधा दाता? मतलब छात्र का सिर्फ सहयोग करेगा वो ज्ञान को प्राप्त करने में, और उत्प्रेरक का मतलब है उत्प्रेरक क्या करता है? रसायन विज्ञान में पढ़ते हो कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर सकता है। तो मतलब वो जो छात्र और पाठ्यक्रम के बीच में अंतःक्रिया हो रही है उसके अंदर अध्यापक तो एक उत्प्रेरक है, उसको बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का थोड़ी करेगा, बढ़ाने का करेगा, सिर्फ धनात्मक उत्प्रेरक रहेगा ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर पे अध्यापक विद्यार्थी अनुपात। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या बताया है? 1:30। इसके बाद एनसीएफ 2005 ने बताया है कि विज्ञान एक निरंतर परिवर्तनशील विषय है। निरंतर परिवर्तनशील विषय है। विज्ञान एक निरंतर परिवर्तनशील विषय है। क्या मतलब है कि नई नई खोजें आए दिन होती रहती है। जो विज्ञान के क्षेत्र में है वो नए नियम है बनते रहते हैं और पुराने नियमों का खंडन होता रहता है। तो ये थी साथियों कुछ 5-4 विशेषताएं आपकी एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताओं को अपने लिया है इसके अंदर। तो अब अपनी बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 ने गृह कार्य के रूप में क्या बताया है। तो एनसीएफ जो 2005 है उसने गृह कार्य के संबंध में क्या लिखा है कि कक्षा 2 तक बालकों को कोई भी गृह कार्य नहीं देना चाहिए। ये बात किसने बताई थी? एनसीएफ 2005 ने कही है कि बालकों को जो है वो कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, और कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे गृह कार्य मात्र उनको दिया जाना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे मात्र। उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य और सप्ताह में 5 या 6 घंटे गृह कार्य उनको दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कक्षा 9 से 12 तक सप्ताह में प्रतिदिन 2 घंटे और सप्ताह में 10 से 12 घंटे उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो देखिए कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं, उनको सिर्फ स्कूल के अंदर प्रैक्टिस कराई जाए, अभ्यास कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा गृह कार्य का बोझ उन छोटे बालकों को नहीं डालना चाहिए, ये मानता है एनसीएफ 2005। उसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे होमवर्क। उसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटा, प्रतिदिन तो 1 घंटा व सप्ताह में 5 से 6 घंटे होमवर्क उनको दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कक्षा 9 से 12 तक प्रतिदिन 2 घंटे, और सप्ताह में 10 से 12 घंटे होमवर्क दिया जाना चाहिए। तो यह रहेगा गृह कार्य के बारे में जो एनसीएफ 2005 ने बताया है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।